हेलो बच्चों, स्टडी केमिस्ट्री विद संदीप सर चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक टॉपिक था औसत वेग आपने पढ़ा था। औसत वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग के बारे में आपने जाना और क्या क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। आज रिवाइज करते चलते हैं। कल हमने जाना था वेग होता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट concentration of reactant, change in concentration of reactant, change in time। एक ये था, एक आप प्रोडक्ट के लिए फाइंड किए थे, चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एंड चेंज इन टाइम। ये आपका दो फार्मूला निकल के आया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। आपको एक वेग के बारे में और जानना है, वो वेग है तात्क्षणिक वेग। इंग्लिश में इसे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी का मतलब ये सिर्फ होता है किसी क्षण विशेष पर वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग कहलाता है, यानी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। अब बात करते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को कैसे रिफ़र किया जाएगा। आप जानते हैं छोटे से समय के लिए हम लेते हैं यहाँ अभिकारक आर की सांद्रता, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन टाइम, ये होता है। इसके लिए हमें तात्क्षणिक वेग लिखना है। तो तात्क्षणिक वेग इसको लिखने के लिए यहाँ पर लिमिट लेते हैं। लिमिट डेल्टा टी, यानी टाइम जो होगा तात्क्षणिक मतलब क्षण विशेष, छोटे से समय के लिए। क्षण विशेष मतलब क्या होता है, बहुत ही लघु यानी सूक्ष्म समय के लिए। यानी डेल्टा टी टेंस करेगा 0, डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी का मतलब जो टाइम है आपका 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। आपका ये क्या होता है, तात्क्षणिक वेग। हम इसको क्या जानते हैं, तात्क्षणिक वेग। ठीक इसी प्रकार से लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन का ये साइन होता है जो बड़ा ब्रैकेट होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन टाइम। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट। और डेल्टा टी टेंस टू 0 ये किसको रिफ़र करता है, ये रिफ़र यही कर रहा है कि जो तात्क्षणिक वेग है वो बहुत ही कम समय के लिए। तो ये दोनों अभिकारक के लिए और ये उत्पाद के लिए आपका क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। चलिए इसको और हम एक वे में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करके। लघु समय के लिए आप एक गणितीय रूप में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन होता है, गणित का कॉन्सेप्ट होता है, उसका मतलब भी लघु टाइम के लिए होता है। छोटे से समय के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो आपका इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, डी आर अपॉन डी टी, ये क्या होगा, आपका तात्क्षणिक वेग होगा। इसके लिए, अभिकारक के लिए। इसी प्रकार से डी पी अपॉन डी टी, यानी डी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर भी है, चेंज इन कंसंट्रेशन को डिफ्रेंशिएट यानी
अवकलन करा जाएगा। ये गणित का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इस विशेष कुछ है नहीं। आपको आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और क्या नाम है, विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आपका रहा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इसको एक उदाहरण लेते हैं हम इसको समझाने के लिए, ताकि आपको और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं, यानी आप तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई आप ड्राइव कर रहे हैं, कहीं पे कहीं जा रहे हैं। मान लेते हैं आप मामा के यहाँ जा रहे हैं। तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठकर, 4 व्हीलर है आपके पास। तो सपोज़ करते हैं आप कि 8 बजे सुबह निकलते हैं। तो 8 बजे सुबह निकलते हैं और मामा के यहाँ से आप लगभग 2 घंटे बाद फ़ोन आता है कि आप कहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब आप बताइए कितने किलोमीटर पर घंटे से चल रहे हैं। तो आप नियर अबाउट क्या नाम है, पहले तो आप बताएंगे कि एक एवरेज वेलोसिटी की हम लगभग 40 किलोमीटर या 60 किलोमीटर के आसपास से गाड़ी चल रहा है। लेकिन अगर मामा का फ़ोन आता है, वो उसी टाइम जस्ट पूछ रहे हैं आपको 10:15 पर कि आपका ओडोमीटर में देखो। ओडोमीटर मतलब जो गाड़ी में लगा रहता है ना, मेजरमेंट उसको मापते हैं, उसी को ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर में आप देख के बताइए कि कितना आपका, मतलब कि कितने किलोमीटर पर घंटे चल रहे हैं। तो 10:15 पर जो आपकी गाड़ी का 4 व्हीलर का जो वेग होगा वो आपका तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। यानी क्षण विशेष पर, क्या है, क्षण विशेष पर आपका जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। पूरे कॉन्सेप्ट को इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बस ये आपका ये टॉपिक यहीं पर आपने कल पढ़ा जो पढ़ा था, वेग 2 प्रकार में कि एक तात्क्षणिक वेग, एक औसत वेग। तो औसत वेग कल ही आपको बता दिया गया था कि अवकारक आर यानी रिएक्टेंट के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगे समय को हम औसत वेग या औसत वेग जानते हैं। और क्या नाम है, प्रोडक्ट के लिए भी बताया गया था कि प्रोडक्ट के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय यानी डेल्टा टी जो होगा वो क्या होता है, वेग होता है। तो इस प्रकार से आप तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी यानी वेग जो किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए जो होता है, आप अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ लिख लेते हैं वेग व्यंजक। वेग व्यंजक, वेग स्थान, वेग नियम। यहीं से वेग नियम भी हम डिटरमाइन करेंगे। यानी वेलोसिटी एक्सप्रेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड वेलोसिटी रेट लॉ यानी वेलोसिटी रूल। अब चलते हैं इसको समझने के लिए। ये चूँकि एक प्रायोगिक रास है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रयोग के आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग किया गया है उसमें हम एक रिएक्शन सपोज करते हैं, कोई एक रिएक्शन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। माना अभिक्रिया कोई ए है, बी। आप यहाँ पे ए बी सी डी स्मॉल लेटर में ले सकते हैं, या आप पी क्यू आर एस भी ले सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं, पी क्यू आर एस ले सकते हैं। ये एक आपका रासायनिक अपक्रिया है, कोई हमने माना, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो पी और क्यू और आर और एस क्या है। पी क्यू और आर है, ये गुणांक है, रासायनिक अपक्रिया का ये गुणांक है, जिसे रस समीकरण मितीय गुणांक के नाम से भी हम जानते हैं। पी क्यू आर एस क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक
ए और बी क्या है आपका अभिकारक है, साइड में आप लिख सकते हैं क्या नाम है, ए बी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट को, और सी और डी ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। चलिए जितने टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बताया किसी भी अपक्रिया का वेग नियम या वेग व्यंजक या कुछ भी जानना है तो ये प्रयोग यानी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द basis of experiment, on the basis of experiments यानी प्रायोगिक तौर पर, यानी प्रयोग के आधार पर होता क्या है, ये प्रायोगिक द्वारा सिद्ध किया गया है कि जो वेग होता है, जो वेग होता है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट कि किसके समानुपाती होता है। जो वेग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के आधार पर जो वेग होता है ये यह डिटरमाइन हुआ है कि जो वेग होगा वो समानुपाती होगा किसके, अभिकारक के सांद्रता के, किसके होगा, अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता पद के घात के मतलब कि इसमें भी ऐड होगा, तो घात हम ले सकते हैं, कुछ यन और यम भी ले सकते हैं क्योंकि यन का यूज होगा आगे, तो हम एक्स और वाई लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, अवकारक ए की सांद्रता की पद क्या है एक्स और अवकारक बी की सांद्रता पद क्या है वाई, ये देता है। चलिए तो ये क्या होता है क्या नाम है आपका, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आता है, एक समीकरण सपोज कर लेते हैं। समीकरण एक रिप्रेजेंट करता है वेग नियम को रिप्रेजेंट करता है। वेग नियम के अनुसार क्या होगा, किसी रासायनिक अपक्रिया किसी रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता पद के घातांकों के जो मतलब गुणनफल होगा वो समानुपाती होता है किसके, वेग के। ये वेग नियम को रिप्रेजेंट करता है। अब हम थोड़ा आगे स्टेप बढ़ाते हैं। आप जानते हो समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए गणितीय मतलब कॉन्सेप्ट होता है, आप कोई कांस्टेंट स्थिरांक लेकर आते हैं तो इसके लिए जो मतलब स्पेसिफिक अच्छा कांस्टेंट जो होता है के हम लेते हैं। वेग यानी इक्वल होगा के ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ बी। अब ये आपका एक एक्सप्रेशन और निकल के आता है, इक्वेशन 2, समीकरण एक फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंट रेट लॉ। जो इक्वेशन फर्स्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रेट लॉ। डेफिनेशन क्लियर हो गया इसी एक्सप्रेशन से। अब एक्सप्रेशन जो सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड आया है, वो रेट एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करता है, रेट एक्सप्रेशन को शो करता है। यानी ये क्या है, रेट एक्सप्रेशन यानी वेग व्यंजक। ये क्या होगा, वेग व्यंजक। इसे क्या कहेंगे हम, वेग व्यंजक, वेग व्यंजक। ये क्या है, वेग व्यंजक है आपका, ये पूरा वेग व्यंजक। और इस वेग व्यंजक में जो स्थिरांक यूज किया गया है के, ये क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। इसे इंग्लिश में वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी इस प्रकार से आप
तीनों टर्मिनोलॉजी जो था, वेग व्यंजक, वेग स्थिरांक और वेग नियम जो था, तीनों पद को आप इस प्रकार से समझ जाते हैं। यहाँ पे फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। माना कोई एक अभिक्रिया है, A + B गिव्स आउट C+D, यानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट AB है और प्रोडक्ट क्या आपका C+D है। तो यहाँ से PQRS है, ये रस समीकरण मितीय गुणांक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये P और Q ये भी तो लिखा जा सकता है इसके। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका रस समीकरण मितीय अभिक्रिया का गुणांक है, ठीक है। और ये x और y अभिक्रिया के पद का घातांक है, जिसे कोट में हम जानते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे x और y के। चलिए, इस प्रकार से आप क्या नाम है, प्रायोगिक तौर पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल, वेग क्या है, समानुपाती होता है अभिकारकों के घातांकों के। तो इस प्रकार समीकरण एक क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट लॉ रिप्रेजेंट करता है। इसी से आगे कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, तो ये रेट एक्सप्रेशन निकल के आता है। और जो के है ये क्या, यही है आपका वेग स्थिरांक और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें थोड़ा सा और एक इसी एक्सप्रेशन से एक कॉन्सेप्ट और हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक लाइन का, कि अगर इस अभिकारक की सांद्रता का जो घात है, अभिकारक पद की सांद्रता की जो घातांक है, अगर इसकी जो मोलर सांद्रता है यूनिट लिया जाए, अभिकारकों की मोलर सांद्रता यूनिट में लिया जाए, यदि अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो अगर अभिकारक के जो सांद्रता पद है वो इकाई लिया जाए, यानी रिएक्टेंट ऑफ A यानी रिएक्टेंट B जो यूनिट लिया जाए, यानी रिएक्टेंट ऑफ A इज यूनिट यानी 1 यूनिट, और कंसंट्रेशन ऑफ B ये क्या है, मोलर सांद्रता क्या है, यूनिट हो, मोलर सांद्रता। मोलर कंसंट्रेशन क्या हो, इसका यूनिट हो, तब क्या होगा, एक रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से, जो आपका ये यूनिट है, ये यूनिट है, तो वेग जो होगा आपका ये इक्वल हो जाएगा के, यानी के क्या है यहाँ पे, के आपका स्थिरांक है, कौन सा स्थिरांक, वेग स्थिरांक है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इससे एक डेफिनेशन और निकल के आता है। इस टॉपिक से एक चीज़ हम एक लाइन और कह सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की जो सांद्रता पद है वो इकाई हो, अगर क्या हो, यूनिट हो, तो जो वेग स्थिरांक होता है वह क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। वो वेग स्थिरांक जो हो जाता है वह वेग के बराबर हो जाता है। इसी को हम विशिष्ट स्थिरांक भी बोलते हैं, विशिष्ट वेग स्थिरांक भी इसी को हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको, अगर कोई कन्फ्यूजन हो। यहाँ से हमने लिया है कि जो वेग होता है वो यहाँ से समझाया गया कि ये वेग व्यंजक निकला। अगर यहाँ पे हम एक थोड़ा कॉन्सेप्ट और यूज़ करते हैं कि जो अभिकारक है उसकी जो सांद्रता पद है उसको यूनिट मान लिया जाए, यूनिट अगर हो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये प्रयोग एक्सपेरिमेंटल होता है ना, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो एक चीज़ निकल के आता है, ये यूनिट होगा, तो ये यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट, तो वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से एक चीज़ हम और देखते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों चीज़ की, ये क्या है, अभी हमने कहा था आगे बताएंगे। यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता पद का जो घातांक होता है, ये हम इसको कोड के रूप में जानते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
जहाँ यन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब हम, यानी अभिक्रिया की कोट होती है। अब इससे एक अभिक्रिया की कोट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि किसी वेग व्यंजक में, या अभिक्रिया की कोट हम वेग नियम से ही मतलब सपोज करते हैं। वेग नियम क्या है, प्रायोगिक है, वहीं से ये आया है, तो यहीं से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। किसी वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता, यानी अभिकारकों के सांद्रता पद के घातांकों का, यानी घातांकों का जो योग होता है, अभिकारक के सांद्रता, यानी दो अभिकारक है ए बी, इसके सांद्रता पद के घातांकों का योगफल, यानी x प्लस वाई का योगफल जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोट, जो कि यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब अभिक्रिया की कोट शून्य भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोट की कंडीशन बता रहे हैं, इसको समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब अभिक्रिया की टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, शून्य कोट की अभिक्रिया भी होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर है, n इक्वल टू जीरो। n इक्वल टू अगर जीरो है, यानी अभिकारक के सांद्रता पद के घातांकों का योगफल जो होगा वो जीरो होगा, तो अभिक्रिया शून्य कोट की कहलाएगी, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 1, यानी n इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो अभिक्रिया की कोड क्या कहलाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। जब अभिकारकों के सांद्रता पद के घातांकों का योगफल अगर 1 होता है, यानी n बराबर 1 होगा, तो अभिक्रिया की कोड प्रथम कोड की कहलाएगी। प्रथम कोड की अभिक्रिया कहलाएगी। प्रथम कोड की अभिक्रिया होगी यदि n बराबर 1 होगा। ये अभिक्रिया की, हाँ, आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा होना चाहिए, किसी भी रिएक्शन यानी अभिक्रिया का जो कोट होगा वो प्रायोगिक तौर पर ही हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और ना कि हम इसको पढ़ के ही मतलब ज्ञात किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर ही हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। कुछ मतलब कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही इसके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, शून्य कोट की अभिक्रिया हो गया आपका ये। अगर यन आपके सिलेबस में एक्चुअली जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, लेकिन आप को मतलब कि सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि n बराबर अगर 2 होगा तो अभिक्रिया की कोट द्वितीय कोट की होगी, n बराबर 3 होगा तो अभिक्रिया की कोट क्या होगी, तृतीय कोट की। चलिए, यहाँ पे थोड़ा जो अभी एक्सप्रेशन आया है, डेटा यहाँ से निकाल लेते हैं कि आपने देखा था रेट एवरेज वेग आया था आपका ये dr/dt, ये आया था, ये कंसंट्रेशन ऑफ, और एक वेग ये भी आया था dr/dt। यहाँ पे अभी एक आया था वेग आपका ये के अपकारक ए की सांद्रता बी सांद्रता और वाई था, ये था। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लिख सकते हैं, ए और बी दोनों क्या है, अभिकारक ही तो है। तो ए और बी के अभिकारक दोनों को हम रिएक्टेंट आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, आर से। तो वेग हो जाएगा आपका के आर, और एक्स प्लस वाई का भी जो मतलब एडिशन था वो क्या था, यन के इक्वल। यन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका जो है थर्ड इक्वेशन नंबर 3, ये आपका काम आएगा
शून्य कोट, प्रथम कोट, द्वितीय कोट का वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए, शून्य कोट, प्रथम कोट और द्वितीय कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक निकालने के लिए इस फार्मूला, इस व्यंजक का हमें यूज करना पड़ेगा। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं आप कि वेग ये है और वेग ये भी है, तो ये बराबर ये हो सकता है गणित के अनुसार, यानी गणितीय कॉन्सेप्ट के, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर LHS अगर इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, माइनस dr/dt इज इक्वल टू K concentration of reactant R power of n is equal to K change in concentration of R of n power of n। तो ये एक चीज़ मिलके यहाँ पे हमें मिलता है। एक यहीं से हम एक एक्सप्रेशन और निकालते हैं, जो स्थिरांक है उसका व्यंजक निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए ये व्यंजक काम आएगा, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डेरिवेशन होगा इस व्यंजक से हम डिटरमाइन करेंगे। चलिए एक हम शून्य कोट की अपक्रिया का क्या निकालते हैं आपका, इसके माध्यम से यूनिट निकालते हैं। किसका यूनिट? के क्या है आपका? वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करने के लिए हम किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? n इक्वल टू 0। इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा मतलब मिनिमाइज सेट करते हैं। क्या होगा? के क्या है, जैसे आप विमा निकालते हैं ना फिजिक्स में, थोड़ा कुछ वैसे ही है। तो जिसका हमें मात्रक निकालना, यूनिट फाइंड करना रहता है, उसको एक मतलब कि LHS में सेट करते हैं। तो के ये आपका है, ये इसको हम यहाँ स्टे करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका इससे लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए क्या किया गया है, के को स्टे किया गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अगर ये मल्टीप्लाई है इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ क्या हो गया है, यहाँ पे डिवाइड हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यन क्या है? यन क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम निकाल कर क्या रहे हैं? शून्य कोट की अपक्रिया के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, यानी हमें यूनिट फाइंड करना है वेलोसिटी कांस्टेंट के, वेलोसिटी कांस्टेंट का, और किसके लिए? कौन सी कोट के लिए? और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वेग है, वेग को हम क्या लिख सकते हैं? वेग अभी आपने पढ़ा था ना कि सांद्रता बटे सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यानी अभिकारक के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो सांद्रता बटे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सांद्रता लिख सकते हैं, और बटे समय लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि वेग क्या आया था? किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन लगे समय, यानी किसमें परिवर्तन? सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता बटे समय लिख सकते हैं। और ये क्या है आपका? आर क्या है? रिएक्टेंट मतलब अभिकारक की सांद्रता। तो ये सांद्रता होगा, ये भी सांद्रता, इसको भी सांद्रता लिख सकते हैं। और n बराबर क्या है? 0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जीरो। आप जानते हैं गणित में किसी पद के घात जो अगर जीरो होगा तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। उसका मान क्या होगा, 1। तो बचेगा क्या, इसका मान 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, सांद्रता बटे समय। दिस इज सांद्रता, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, समय। अब सांद्रता को किस में मेजर करते हैं आप जाहिर सी बात है, आप बहुत पहले से जानते हैं कि मोल प्रति लीटर में मेजर करते हैं। सांद्रता को मोल प्रति लीटर बटे क्या है, समय। ये आपका मात्रक आ चुका है। इसको और अलग अलग उसमें अलग अलग तरह से, इसको कई तरह से लिख सकते हैं। मोल प्रति लीटर है तो मोल को लीटर है, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स। और समय भी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो आपकी शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो इस प्रकार से ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर में बहुविकल्पी में कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, इसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए। तो आप क्या बताएंगे, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी प्रकार से अब हम प्रथम कोड के लिए भी 2 है, आप में 2 पढ़ लेते हैं। प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेलोसिटी यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी प्रथम कोड की अपक्रिया के लिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट क्या नाम है, स्थिरांक दर का हम क्या निकालेंगे, स्थिरांक का यूनिट निकालेंगे। तो n बराबर क्या होता है, 1 होता है। जब अपक्रिया की कोट प्रथम होगी तो n बराबर क्या होगा, 1। तो यहीं से हम लेते हैं। तो ये के था, के का मात्रक यूनिट, के इक्वल टू वेग, वेग है। आर के पावर n 1 होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आर के पावर क्या होगा, 1 होगा। तो अब देखते हैं वेग को हम वेग को क्या लिखेंगे हम, सांद्रता बटे समय अभी लिखा गया था, सांद्रता बटे समय, समय। और ये आर क्या है, अभिकारक की सांद्रता, यानी इसको हम सांद्रता ही लिखेंगे। चलिए इसको तो रफ कर देते हैं। सांद्रता बटे समय बटे समय। अब देखिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने के लिए, आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, ये लिख रहे हैं सांद्रता, सांद्रता बटे समय बटे क्या था ये, सांद्रता। इसको हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 का मतलब वही सांद्रता होगा, कोई इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जानते हैं अगर आपको सांद्रता यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, अगर हमें इसको इस पद को गुणे में लिखना है तो हम पलट देते हैं डिजिट को, तो 1 बाई यानी कंसंट्रेशन। अब देखिए सीधे कांस्टेंट यानी सांद्रता से सांद्रता ये हो जाता है 1 ऑन टाइम। तो आप इसको इस तरह से 1 सेकेंड, सेकेंड को सेकेंड इनवर्स। आप यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं समय, समय इनवर्स,
ये आपका इसका प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकंड इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल में भी ये, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इससे संबंधित तो इसको लगाना आवश्यक होता है। ओके, थैंक यू।